जिस देश के पास जितना ज्यादा सोने का भंडार होता है वो उतना ही मजबूत माना जाता है। भारत के पास 876 टन का गोल्ड रिजर्व है। दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएस के पास है। अब कंगाल पाकिस्तान के हाथों अरबों का खजाना लग गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने सिंधु नदी में बहुत बड़े गोल्ड रिजर्व की खोज की है। पाकिस्तान को इस खदान में इतना सोना मिला है कि यह देश की कंगाली चुटकियों में मिटा सकता है। पाकिस्तान ने सिंधु नदी में अरबों के इस गोल्ड रिजर्व की खोज की है। दरअसल सिंधु नदी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नदियों में से एक है। यहां टेक्टोटेनिक प्लेटों में टकराव से एक बड़ी मात्रा में सोना जमा हो गया। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस सोने के खजाने की खोज हो रही है उसकी वैल्यू अनुमान के हिसाब से 32.6 मीट्रिक टन है, यानी 600 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। हालांकि अभी पाकिस्तान ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर इससे दोनों बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या कंगाल पाकिस्तान अब सचमुच मालामाल हो जाएगा? सोने को लेकर दावे का सच क्या है? क्या पाकिस्तान इस सोने का सही इस्तेमाल कर पाएगा? बलूचिस्तान में ये सोने की खदानें मिली हैं, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सोने पर हमले कर रही है। सवाल यह है कि क्या आतंकियों की गढ़ में सोने की खदान के लिए लूट नहीं मच जाएगी? क्या यह सोना पाकिस्तान का खर्च चुकाने के लिए काफी होगा? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब भविष्य में मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत जी हैं, सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ हुमायूं इकबाल शामी अध्यक्ष हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। सबसे पहले नरेश चंद्र पंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सोने की खदान का मिलना, सोना निकाल लेना, ये दो अलग बातें हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था शो शुरू करने से पहले कि कई मुल्कों में सोने की खदानों का पता चला है, लेकिन सोना निकालना बहुत कठिन है। करीबन 90% ऐसे मामले हैं जहां पर सोना निकाला ही नहीं जा सकता। केवल 10% ऐसे मामले आए हैं जहां पर हुकूमत ने सोना निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। देखिए, जो ये डिपॉजिट है इसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट है। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब ये कि नदी के साथ सैंड या और बाकी मटेरियल आता है, और जो भारी पार्टिकल है, सोना काफ़ी भारी होता है, वो जहाँ पे पानी की स्पीड कम होती है वहाँ डिपॉजिट हो जाता है। जो ये रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है वो पंजाब के अटोक की जगह की है, जहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट का रेफरेंस है। मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, एक रेफरेंस है कि 32 किलोमीटर के एरिया में उन्होंने ये प्लेसर डिपॉजिट की या सैंड की पहचान की है, और उसमें उन्होंने इतना सोने का एस्टिमेट किया है। इसकी डिटेल्स नहीं मालूम है, तो मैं इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मगर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो रिवर प्लेसर डिपॉजिट का रिपोर्ट पहले से भी है। इससे ऊपर करीब 56 किलोमीटर अपस्ट्रीम में नौशेरा में भी माइनिंग की रिपोर्ट्स थी पहले। कुछ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स में भी ये रिपोर्ट्स थी। नौशेरा जो अपस्ट्रीम में है, तो वहाँ भी इसके डिपॉजिट होने के चांसेस हैं। वहाँ पे भी बड़ी मशीनें लगा के सैंड का एक्सप्लोरेशन हो रहा था, जिसे इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट वगैरह में लोगों ने डिस्कस किया था। तो जब तक और डिटेल्स नहीं आती, मगर ये है कि इसकी ग्रेड या टनेज क्या है, टोटल ये क्या है, जब तक ये नहीं आता तब तक इसके बारे में आगे कुछ कहना मुश्किल होगा। मगर ये रिपोर्ट का रेफरेंस जो दिया जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो पुरानी वो थी, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एस्टिमेट प्रोसेस या साइंस बेस्ड होंगे, जिसके बेसिस पे एस्टिमेट किया गया है। हम किन चरणों में इसकी खुदाई होती है, गोल्ड माइनिंग कैसे की जाती है, हम इस पर आएंगे नरेश पंत जी। लेकिन चूंकि हमारे साथ हुमायूं इकबाल शामी जी भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के वो हैं, आपका बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। हुमायूं जी, एक बात बड़ी स्पष्टता से मैं जानना चाहूंगा कि इस सोने के भंडार को मिलने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के चेहरे तो खिल गए होंगे जाहिर तौर पर, लेकिन इस बात का भी उन्हें अंदेशा होगा कि जहां ये सोने की खदान मिली है वो बलूच आर्मी से
या फिर अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ हिस्सा है जहां पर आए दिन आतंकी घटनाएं होती हैं। एक बड़ी चुनौती होगी हुकूमत के लिए कि सोने को कैसे निकालेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सोने की ये जो आप जिस बात कर रहे हैं, ये दरिया सिंध से जो है, हमारा रिवर सिंध है, वहां से निकलता है। इसका नाम बलूचिस्तान से तो ये कई हजार किलोमीटर दूर है, और अफगानिस्तान से पूरा ये, क्योंकि पंजाब के अंदर आता है, ये केपी प्रोविंस है, पंजाब की कोई बाउंड्री भी अफगानिस्तान से नहीं मिलती, तो इस लिहाज से ये बहुत दूर है। वहाँ अफगानिस्तान के भी बॉर्डर से शायद ये कोई तकरीबन 300-400 किलोमीटर दूर है। तो इस लिहाज से उसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं कि उस इलाके में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू है। तो वो तो पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं। आप शायद जिसकी बात कर रहे हैं वो बलूचिस्तान में रैकोडेक का इलाका है, लेकिन वो भी रैकोडेक का जो इलाका है वो भी असल में इतना दूर है वहां से जहाँ पे बलोच इंसर्जेंसी है। वहाँ रैकोडेक के इलाके में कोई ऐसी इंसर्जेंसी भी नहीं है। कुछ इलाकों में बलूचिस्तान के छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये है, जहाँ पर वो कुछ लोग हैं। आपको मालूम है कि आपके इंडिया में भी कितने ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर इस किस्म की इंसर्जेंसी हो रही है। नहीं नहीं, इंडिया में ऐसी तो नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। ऊपर मिजोरम मणिपुर है वो भरा पड़ा है, वहाँ आपकी फौज भी इस्तेमाल होती है, बाकायदा आपकी कंपार्टमेंट होती है, हमें मतलब मिलती रहती है। आजकल तो मीडिया आपको पता मिलता है। मैं उसमें नहीं जानना चाहता उस बात के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ जवाब ये दे रहा हूँ कि ये बलोच और उस इलाके से उसका कोई ताल्लुक नहीं, कि बलूचिस्तान से ये इलाका जिस जगह पे अटक शहर के बारे में बताइएगा जहां पे ये मिला है। अटक है ये इस्लामाबाद से, ये कोई ज्यादा से ज्यादा दरिया सिंध की तरफ जाए तो कोई 40-50 किलोमीटर होगा इस्लामाबाद से ये जगह जो है। तो ये अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी ये कोई 300-400 किलोमीटर है, दूर है, ज्यादा है बल्कि। और बलूचिस्तान से तो खैर 1000-1500 किलोमीटर का फासला है इसका, तो इस लिहाज से वहां नहीं है। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये क्या है। ये दरिया सिंध जो आता है, आपको मालूम है, ये तिब्बत से चलता हुआ लद्दाख, फिर उसके बाद पाकिस्तान में स्कर्दू में आता है। तो स्कर्दू से गिलगित और इस इलाके में जैसे ये थोड़ा सा उसमें आता है, तो यहाँ पर ये सदियों से ये छोटे पैमाने पर इसमें से सोने के ज़रात लोग चुनते हैं, और वहाँ बाकायदा फैमिलीज हैं जो कि ये काम कर रही हैं, प्रोफेशनली कर रही हैं, बहुत अरसे से कर रही हैं, आज से नहीं कर रही, सैकड़ों हजारों सालों से ये काम किया जा रहा है। और ये हजारों सालों से ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं, उनका छोटी बात फैमिलीज ऐसी जिनका गुजरपात इसी के ऊपर है सारा, इसी ये जो उसको चुनते हैं छोटे लेवल के ऊपर, अपना उनके पास देसी तरीका होता है, वो छानते हैं। ये जब दरिया तरबेला के बाद आपको मालूम है नीचे जब पंजाब में ये दरिया आता है, उस वक्त ये ढलान में आ जाता है। तो ये अटक के बाद ढलान पे आता है ये, यानी वो ढलान जो उसकी खत्म हो जाती है वहां तकरीबन प्लेन में आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर ये मिट्टी जो है ना, ये जो मिट्टी दरिया सिंध आपको पता है बहुत ज्यादा मिट्टी लाता है ये, यानी आप ये समझिए कि एक दिन में कोई 20-30 हजार टन मिट्टी जो है वो दरिया सिंध के अंदर ट्रेवल करती है, ऊपर से नीचे आती है। वो जो मिट्टी है उस मिट्टी में सोने के ज़रात होते हैं, और वो यहाँ पर अटक के पास आके ये डिपॉजिट्स हो चुके हैं, बहुत कई अरसे के हैं, क्योंकि इस इलाके में कभी सोने की एक्सप्लोरेशन हुई नहीं थी। इससे ऊपर जो नौशहरा दूसरी साइड के ऊपर केपी का इलाका आता है, वो नौशहरा का है, वहां पर थोड़ा कम है क्योंकि वो ऊंचाई पे है, तो ये निचाई पे है, तो ढलान की वजह से ये डिपॉजिट ज्यादा नीचे आए। यहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने जो एस्टिमेट किया उसके मुताबिक बहुत बड़े जो मिट्टी के अंदर वो ज़रात पाए गए, और वहां पर कुछ लोगों ने प्राइवेटली ये काम करना शुरू कर दिया। जब उनको पता लगा दिए तो उन्होंने एक्सकवेशन मशीनें लगा ली, और मशीनें लगा के उन्होंने बड़े पैसे कमाने शुरू कर दिए। तो हुकूमत को उस वक्त पता लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं हुमायूं जी कि वहां पर जो प्राइवेट फॉर्म के जो लोग थे वहां से उन्होंने सोने की डिगिंग करना शुरू कर दिया था, और बाद में इसकी जानकारी हुकूमत को मिली। हुकूमत को उससे अंदाजा हुआ कि ये लोग क्या है, तो पता पहले तो लोगों का अमकान यही था कि जिस तरीके से गिलगित वगैरह के ऊपर अपस्ट्रीम में बहुत ज्यादा वो एक सदियों बल्कि हजारों सालों से ये काम चल रहा है, छोटे पैमाने पे होता था। वो ये होता था, आप ये समझ लें कि एक महीने में अगर उसने आधा तोला भी उसको मिल गया तो उसके लिए फैमिली के लिए बहुत होता था, क्योंकि आजकल आधा तोला की पाकिस्तान में जो कीमत है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब है। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो था। अब जो पता लगा है कि इस मिट्टी के अंदर तो बहुत ज्यादा क्योंकि डिपॉजिट्स वो वहां पे आगे रुक जाते हैं, आगे वो पानी के साथ वो जो ज़रात है, ज्यादा मिट्टी वहां डिपॉजिट हो जाती है। नतीजा ये क्योंकि वो मिट्टी के अंदर यानी कीचड़ जो गारा है उसके अंदर है वो ज़रात बुनियादी तौर के ऊपर। तो वो ज़रात जो है वो बहुत ज्यादा ज़रात है। जब वो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह किए उसके, तो पता लगा कि यहाँ तो मतलब मिलियंस ऑफ तोला के हिसाब से, बल्कि मतलब आप समझिए कि कई हजार टन शायद सोने का
और क्योंकि अभी तो कुछ थोड़े से के अंदर उन्होंने उसको एक्सप्लोरेशन की है और उससे अंदाजा हुआ कि इस एरिया में, लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा, क्योंकि आपको पता है दरिया सिंध तो बहुत बड़ा दरिया है, तो ये इस लिहाज से तो काफी बड़ा एरिया, जिनकी बाकी अभी जानकारी भी नहीं हुई, अभी तक उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं हुई, लेकिन ये काफी बड़ी जगह है, ये काफी बड़ी जगह है और ये डिपॉजिट्स रियल सेंस डिपॉजिट्स हैं। और दूसरी आपने जो एक बात आप पूछ रहे थे अपने हमारे जो एक दूसरे साथी आपके साथ बैठे हुए नरेश हैं चंद्र कि पंजी, ये बात जगह ऐसा होता है से मुलाकात नहीं है, तो वो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि ये जो आपका वो कहना था कि जी बहुत सी जगहों के ऊपर सोने के डिपॉजिट्स होते हैं लेकिन वो अनइकोनॉमिकल होते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में इस किस्म की बहुत सारी साइट्स बलूचिस्तान के अंदर है जहाँ पर ये कि ओपन एरिया है और वहां से डिगिंग की जाती है और बड़ी गहरी डिगिंग करके निकाला जाता है और उसकी प्रोसेसिंग बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो सोना है ना, और फिर सोने को निकालना उसके लिए रिफाइनिंग चाहिए होती है, तो वो रेकोडैक वाला जो इशू है वहां पर यही कुछ होगा कि वहां पर वो डिगिंग की जाएगी, डिगिंग करके उस पूरी मिट्टी को ले जाया जाएगा बाहर रिफाइनरी में और कहीं पर जो जहां भी दुनिया में लगी हुई है वहां से रिफाइन हो गया आएगा। जबकि ये सोना जो है ये उस तरह का नहीं है, एक तो ये बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, अलबत्ता स्प्रेडेड है, और ये कच्ची मिट्टी है क्योंकि कीचड़ है सारा, उसको डिग करना भी बड़ा आसान है। तीसरा ये है कि इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर वो जो डिगिंग वो जो सोना है वो तांबे के अंदर है बुनियादी तौर के ऊपर। वहां पर रेकोडैक की जो काने हैं वो कॉपर की काने हैं, कानों कॉपर के अंदर थोड़ा सा कंपोनेंट सोने का भी होता है, कुछ कंपोनेंट जिंक का भी होता है, कुछ गोल्ड का भी होता है, यानी वो इसका पार्ट एंड पार्सल होता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा है। तो वो उसको रिफाइन अलग करना सारों को, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सी कानें ऐसी हों दुनिया में जहां पर कि वो माइनिंग की अखराजात ज्यादा होंगे तो वहां से आपको उतना सोना ना मिले, लेकिन ये प्योर सोना है, यहाँ कोई तांबा नहीं है, सिर्फ सोना है और प्रोसेस सोना है। इसके लिए किसी रिफाइनिंग की भी जरूरत नहीं, उसको सिर्फ धोने की और मिट्टी से अलग करने की जरूरत है। वो क्योंकि ये छोटे छोटे जरात की शक्ल में आता है जो कि वहां से बहता हुआ आता है नॉर्दर्न एरिया से, आप हमारा जो है स्कर्दू गिलगित की तरफ से, तो ये सदियों से आ रहा है और ये प्रोफेशन मैंने जो मालूम किया है। लेकिन एक बात बताइए हुमायूं इकबाल जी कि अगर ये सदियों से आ रहा है, वहां पर आपने ये बताया कि स्थानीय लोग इस तरह से सोने को छानते थे पानी से, और अगर आधा तोला भी मिल जाता था तो पूरे परिवार के लिए हो जाता था, तो सरकार ने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, जबकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात क्या है ये पूरे मुल्क में या फिर पूरी दुनिया से छिपे नहीं है? वो बात आपकी सही है कि ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि पाकिस्तान की उसको नहीं देखा। असल में बात ये था कि जो तो ज़रात आ रहे थे, जो छोटे छोटे पैमाने पे लोग फैमिलीज में कर रहे थे, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि अगर आधा तोला भी उसको एक महीने में मिल जाता था उसके लिए, तो उसके लिए एक फैमिली की गुज़र-औक़ात के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ये कमर्शियल उसमें नहीं हो सकता। लेकिन ये पता ये लगा कि वो कान मिट्टी जो है आगे, क्योंकि यहाँ डिपॉजिट होती है, ये नीचे मैंने आपको बताया ना, इससे ऊपर ऊपर ढलवानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। अटक के इलाके में पहली दफा आके वो मिट्टी जो है वो दरिया जो है वो एक किस्म का प्लेन के अंदर आता है, तो नतीजा ये मिट्टी आगे नहीं जा पाती, वो मिट्टी वहां रह जाती है और वहां डिपॉजिट हो जाती है, आगे फंस जाती है वहां पर आके, और वो काफी बड़ा एक डेल्टा सा बन जाता है वहां पर। उसके साथ थोड़ा सा एक दरिया वहां का भी एरिया आता है, तो ये वहां डिपॉजिट हो जाता है। ये कुछ जिस तरीके से चंद लोगों ने एक्चुअली हुआ ये कि कुछ लोगों ने इस यहाँ भी ये काम छोटे पैमाने पर कर रहे थे, उनको देखा देखी कुछ लोग, कुछ ठेकेदार टाइप के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ मिट्टी में सोना है, तो अगर हम बड़ी मशीनें लगा के देखें तो कैसा है। तो जब बड़ी मशीनें लगा के निकाला तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वहां से हुकूमत को ये अंदाजा हुआ कि यहाँ तो सोना पड़ा, यहाँ तो काफी सोना पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने अपनी लेबोरेटरी टेस्ट कराई तो पता लगा तो सोना है। तो वो फिर इनका नतीजा ये हुआ कि वो सारा एरिया, जिस एरिया के अंदर उसको एयरमार्क कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसको बंद कर दिया, वहां पर कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता उस बड़ी मशीन से। छोटे पैमाने पे कोई अपना छानियों से साफ करता है तो चले अपना गुजरात करने वाली बात और है, लेकिन अदरवाइज वो उसको बंद कर दिया। लेकिन एक सवाल मैं नरेश पंत जी के पास जाऊंगा, उससे पहले हुमायूं जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान हुकूमत के पास ऐसी मशीनरी है वहां पर कि वहां से सोने को निकालकर साफ करके उसे रखा जा सके, या फिर इसके लिए भी बाहर की किसी कंपनी से या फिर किसी दूसरे मुल्क यानी चाइना से मदद ली जाएगी? मैं समझता हूं कि यहाँ पर हमें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, किसी भी। उसकी वजह यह है कि उसके लिए जो मशीन चाहिए वो सिर्फ डिगिंग मशीनें चाहिए, एक्सकवेटर जिनको कहा जाता है, जो आम आपको मालूम है जब आपकी सड़कें बनती हैं, आपके कोई
कोई नाले बनते हैं, कुछ छोटी छोटी लेक्स बनते हैं, तो वो एक्सकेवेशन एक मशीन होती है जिससे आप मिट्टी को उठाते हैं, मिट्टी निकालते हैं। उस मिट्टी को निकालना है, उस मिट्टी से क्योंकि मैंने आपको बताया है ये किसी चीज, किसी फर्दर किसी धात के अंदर छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से रकोडेक बलूचिस्तान का जो है उसमें बुनियादी तौर पर कॉपर के अंदर वो मिक्स है, कॉपर भी है, वहाँ गोल्ड भी है, कॉपर ज्यादा होता है, उसमें निकल भी होता है, जिंक भी होता है, उसके अंदर ये सोना भी होता है, और प्लस इसके अंदर थोड़ी चांदी का भी एलिमेंट होता है वहां पर। ये जो आता है ये ज़रात की शक्ल में आता है, और सोने के ज़रात की, वो ज़रात की शक्ल में नहीं होता सोने के, बल्कि वो एक कॉपर की शक्ल में होता है। कॉपर को पिघलाया जाता है, उस सारे को कंपाउंड, उस मादे को, फिर उसमें से ये सारी धातुओं को, जिस तरीके से पेट्रोल होता है, जिस तरीके से ये आपका खाम पेट्रोल होता है, आप रिफाइनरी में जाके उससे पेट्रोल, मोटर गैसोलीन भी निकलती है, डीजल भी निकलता है, उसके अलावा आपका लुब्रिकेंट ऑयल भी निकलता है, वैक्स भी निकलती है, तो वो प्रोसेसिंग होती है। इसको किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ छानने की जरूरत है, मिट्टी को अलग करने की जरूरत है, उन ज़रात को जमा करने की। ठीक है, इसका जवाब नरेश जी से ले लेते हैं। प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत है। नरेश जी, आपने इकबाल जी को सुना होगा, क्या उतनी ही आसानी से सोना निकाला जा सकता है जितनी आसानी से हुमायूं इकबाल जी बता रहे हैं कि बस डिगिंग करना है, निकाल लेना है, या यूं कहें कि हाथ डालना है, सोना निकाल लेना है? क्या इतना ही आसान प्रोसेस है क्या? आशीष जी, लार्जली मैं हुमायूं इकबाल जी की बात से सहमत हूँ। जो सोना क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं कुछ, जैसे रेकोडिक की बात करें, वो प्राइमरी डिपॉजिट है जहाँ सोना बन के वहीं रह गया। उसको लिबरेट करना पड़ता है निकालने के लिए। तो उसको पहले और निकाला जाता है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है, फिर कुछ केमिकल प्रोसेस, फ्लोटेशन या करके वो हैवी फ्रैक्शन को अलग किया जाता है, फिर उससे मेटलर्जिकली सोना निकाला जाता है। जो नदी के साथ बालू आती है उसमें सोना लिबरेटेड छोटे पार्टिकल्स में आता है, और उसको बालू को निकाल के उसको ग्रेविटी सेपरेट, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लाइट मटेरियल क्वार्ट्ज वगैरह होता है, उसको अलग करके, तो उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेविटी सेपरेशन है, इट इज़ ईजी टू डू। मगर केवल एक ही थोड़ी सी आश्चर्य की बात है जो आपने सवाल पूछा हुमायूं इकबाल जी से, कि क्योंकि मुझे इसका ग्रेड नहीं पता, यानी कि पर टन बालू में कितना सोना है, वो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। टोटल टनेज उन्होंने 32 किलोमीटर में 32 टन का करीब का एस्टिमेट दिया गया है, जो अखबार में जो कॉमन 32 किलोमीटर के इलाके में है, तकरीबन 28 लाख तोला जो है तोला सोना, वो बताया जा रहा है। जी। मगर उस पर टन जो बालू है या सैंड है, उसमें कितना सोना या क्या ग्रेड है, अगर वो इतना रिच ग्रेड है या था, तो ये वैसे आश्चर्य की बात है कि ये पहले नहीं पता था। देखिए, नदी के बालू में सोना होना कोई अजीब बात नहीं है। जैसे हमारी सुवर्ण रेखा रिवर है, उसका नाम ही सुवर्ण रेखा, केवल उसमें बालू में सोना होता है इसलिए। मगर इस हाई ग्रेड का था, ये ज्ञान में ही नहीं था या नॉलेज में ही नहीं था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मगर इसे निकालने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। इस बात को तो हुमायूं इकबाल जी भी स्वीकार करते हैं। जब मैंने ये सवाल पूछा कि इसकी जानकारी हुकूमत को पहले क्यों नहीं थी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए थी। जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता दीजिए, मैं जरा इसमें थोड़ा सा इंटरफेक्ट करना चाहता हूँ। जी, आपने ये मुझे कहा था कि हुकूमत को नहीं पता रहता, तो मैंने जो जवाब ये दिया था कि क्योंकि ये ऊपर से जो सोना लोग निकालते हैं बड़े छोटे पैमाने पर, उसकी बहुत एक यानी उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हुकूमत के लिए नहीं थी, इसलिए कि हुकूमत तो जहां पर एक आप लगा कोई मशीनरी लगाएगी, सब कुछ करेगी, तो वहां पे लगाएगी जहां उतनी सोच ही नहीं थी, उतनी सोच नहीं थी ना हुमायूं इकबाल जी। ये जो जब ये पता लगा कि ये इसका बहुत बड़ा जो मिट्टी क्योंकि आगे यहाँ डिपॉजिट हो जाती है इस जगह के ऊपर, ये पर्टिकुलरली इस इलाके के अंदर, अटक के इलाके के अंदर, तो वो वहां पर इतनी ज्यादा मिट्टी वहां जमा हो चुकी है उसकी, और क्योंकि मैंने आपको बताया तकरीबन एक एस्टिमेट है कि तरबेला डैम के अंदर रोज 55,000 टन मिट्टी आ रही है तरबेला डैम के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मिट्टी किस हिसाब से आती है, नई इसमें गुजरती है दरिया सिंध के अंदर से, तरबेला सिंध के ऊपर है। अच्छा, अब मैं जो बात करना चाह रहा था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि ये जो चीज है
इतना अंदाजा नहीं था कि ये जो जगह के ऊपर वो आके वो जो हुई है, और वो मट्टी डिपॉजिट जो हुई है उसके अंदर इतना ज्यादा सोना, क्योंकि वो सारा सोना तो वो लोग नहीं निकाल पाते ना जो रास्ते से गुजरता है, वो तो थोड़ा थोड़ा अपना रास्ते में थोड़ा सा खुदाई की, लोकल उन्होंने अपना जो, यानी वो समझे माली टाइप के लेकिन लोग हुमायूं होते जी, हैं, वो एक उधर सवाल से का जवाब ये दे दीजिए कि पूरे सोने की कीमत तकरीबन 2 अरब डॉलर, अगर हम भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा? डॉलर तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि $2 बिलियन, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, और पाकिस्तान को ज्यादा जितना भी निकला है। लेकिन मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सर्वे हुआ है ना, वो एक छोटे से एरिया में सर्वे हुआ है, और इसमें, और ये जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आपको मालूम है दरिया सिंध कोई एक साल से नहीं बह रहा, ये तो सैकड़ों से हजारों से, और इन्हें बहते रहना है, तो ये मिट्टी ने डिपॉजिट होते रहना है, तो ये एक ऑन गोइंग है, ये ऐसी कान नहीं है कि यहाँ से आपने वो कान से सारा मिट्टी वो निकाल के ले गए तो आपने कहा ये कान खाली होगी, ये खाली होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये चलता रहेगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मिट्टी आती रहनी है, उसके अंदर जमा होते रहने, और फिर उसके साथ क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जो प्लेन में जब जाता है, ये लेके आपका यहाँ से लेके काला बाग तक जो है प्लेन चलती है अटक से, वो तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर की है, तो ये सारा पैच जो है, वो सारा जी, पैच जो है नरेश जी कुछ वहां कहना पर चाह रहे थे। और नरेश जी, उसका उसका सर्वे होगा, तो उसमें तो उसमें से भी पता लगेगा जी कि वहां कितना नरेश सोना, जी, तो ये मिला के तो $2 बिलियन तक बात ही हुमायूं रहेगी, जी, ज्यादा हो जाएगी। जो ये प्लेसर डिपॉजिट फॉर्मेशन होती है, प्लेसर डिपॉजिट फॉर्मेशन, ये बात सही है कि ये रीसेंट डिपॉजिट है, मगर रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम की बात करते हैं, उसमें भी दसियों हजार साल, यानी कि ये प्रोसेस जिसमें ग्रेविटी सेपरेशन से गोल्ड कंसंट्रेट होता है, वो डेली का के लेवल पे नहीं होता। इसका टाइम पीरियड क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, उस हिसाब से समय लगता है इसमें भी काफी। मेरा मतलब साइंटिफिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि ये ऐसा होता है। और ये बात सही है कि नॉलेज तो थी, जैसे नौशेरा वगैरह में तो माइन हो ही रहा था कई टाइम से, ऑलरेडी वहाँ कंसर्न्स थी पहले से ही, कई सालों पहले से भी रिपोर्टेड थी, तो इसका टाइम पीरियड जो डिपॉजिट। हुमायूं जी, जी फरमाइए। एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि 2 अरब डॉलर, चूंकि आपने कहा कि बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तो क्या ये माना जाए कि ये जो सोने की खान निकली है, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, वहां की जनता को बहुत कुछ नहीं मिलने जा रहा है? अगर जनता इस गफलत में है कि हमें अब आटे की कीमत कम हो जाएगी, चावल की कीमत कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो मैंने तो ये इस पे ऊपर मुझे तक अभी तक किसी चैनल ने ये प्रोग्राम भी नहीं किया इसके ऊपर पाकिस्तान में, तो आपने किया है इसके ऊपर, तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने किया है। पाकिस्तान में तो किसी चैनल ने इसके ऊपर अभी तक कोई, मुझे मेरे इल्म में नहीं हो, मुझे किसी ने नहीं इस पे सवाल भी नहीं किया किसी ने, और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई ज्यादा ओवर उसके ऊपर कोई ऐसी जुबिलेशन भी नहीं है कि ये पता नहीं हमें को खजाना हाथ आ गया, लेकिन बहरहाल देखें, लेकिन करना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम को जानने का ये हक है? बिल्कुल हक है, और नहीं आगे आजकल मीडिया, आजकल तो वो बंदा गुसल खाने जाता है तो वो भी इंफॉर्मेशन नहीं, यूट्यूबर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूं कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पाकिस्तान की आवाम को बताए? असल में मैं आपको एक चीज बताऊं थोड़ी सी, हमारा जो हमारा मेन स्ट्रीम चैनल है, इसकी भी जो ज्यादातर आई है वो सोशल मीडिया ने ज्यादा उसको कैच किया है। मैं मेरी अपनी, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो गुसल खाने की खबर ही मिलेगी सर उसमें। हाँ, तो खबरें भी मिलती हैं, हर तरह की मिलती है। मैं आपको कुछ और करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा, क्योंकि काफी अरसे से मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल के ऊपर, टीवी चैनल पे आता हूँ, कई चैनल मुख्तलिफ चैनल प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, तो कुछ पॉलिटिकली तो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल काफी उसमें होती हैं चीजें, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इश्यूज है इनके ऊपर जो भी बात की जाती है नॉर्मली, वो उस वक्त की जाती है जब उसके ऊपर एक पूरी एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड एक चीज आ जाती है, तो फिर आ जाती है नॉर्मली, तो वो उससे पहले ही नहीं वो आती है। लेकिन सोशल मीडिया अब क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बनी, अभी वो भी एक किस्म की, अभी उसकी मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अभी फाइनल वो नहीं है, मतलब वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट वो नहीं बता रही, क्योंकि वहां पर इस बात तक में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वहां काफी ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, लेकिन कितना क्वांटम है और वो कितने अरसे में उसकी प्रोसेसिंग कास्ट क्या होगी वगैरह वगैरह, ये अभी फिजिबिलिटी होनी है।
तो इस लिहाज से वो इतनी ज्यादा अगर उस पर हम हाइप देने की नहीं की गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये आपको मालूम है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है बुनियादी तौर के ऊपर, तो उन्होंने तो इसके ऊपर मतलब ये काम किया है कि वो सारा एरिया जहां जहां वो था उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और अब वहां पर एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकती। छोटे पैमाने पे इंडिविजुअल कोई कर रहा है तो और बात है, लेकिन तो मशीनें नहीं हुमायूं जी, क्या ये खबर नहीं है कि उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया? क्या ये खबर नहीं है कि वहां पर किसी भी तरह की खुदाई का काम नहीं होगा? ये नहीं, ये खबर है तो ये तो खबर आ गई, ये खबर तो आ चुकी है ना, इस हद तक तो खबर आ चुकी है। लेकिन ये उसके बाद ये कि जी हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मैं इंडियन चैनल में बहुत ज्यादा खबरें आती रही कि पाकिस्तान के वो गैस वो समुंदर में निकले हैं और वो बड़ी रिजर्व ऑयल के हैं वगैरह वगैरह, और जो शायद दुनिया के को बताया जाता है कि चौथे नंबर के हैं। या समय की कमी है हुमायूं जी, समय की कमी है। हम आपसे फिर किसी दिन मुखातिब होंगे और अपने दर्शकों तक आपकी राय लेकर आएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा नरेश चंद्र जी, आपसे भी, आप दोनों ने अपनी पूरी जानकारी साझा की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को